क्योंकि कोरोना काल की पहली लहर से ही हम लोगों ने जिस फासले और दायरे को बनाए रखा, अब एक बार फिर से उन तस्वीरों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और कुछ ऐसा परिवर्तन जो हम सभी के लिए आने वाले समय में घातक साबित हो सकता है। हम अपने कर्तव्यों से दूर जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है, और यही वजह है कि खास तौर पर इस हेल्थ कॉन्क्लेव को लेकर हम आज आप सभी के बीच में पहुंचे हैं, जिसमें बात होगी कोरोना काल के दौरान की चुनौतियों की, दूसरी लहर की परेशानियों की, और उन पर किस तरीके से पार पाया गया, और आने वाले समय में रोड मैप सरकार का क्या है तीसरी लहर को लेकर तमाम सवाल होंगे, उनसे जुड़े जवाब होंगे। इस पूरे अधिवेशन में अलग अलग सत्रों में कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे बीच आज के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगी मंच पर सबसे पहले हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी आए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार अरविंद चतुर्वेदी जी के लिए। सर, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे खास मेहमान प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक साहब को बुके देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां एक बार कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी के लिए। सर, आपसे दरख्वास्त है कि आप मंच पर आए। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए बजा दीजिए। धन्यवाद अरविंद सर, धन्यवाद ब्रजेश सर। आप सभी से दोनों से दरख्वास्त है कि आप यहीं मंच पर बैठें। सत्र की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कोरोना काल में कानून और चुनौतियां। साथ ही मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह को। जोरदार तालियां एक बार अतुल सर के लिए हो जाए। ओवर टू यू अरविंद सर। अतुल सर, पहले तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दुख में जो लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। और आज हमारे बीच में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी बैठे हैं, छात्र जीवन में संघर्ष करके नेता बने हैं, और मैं ईमानदारी से कहूं तो बहुत सारी चीजें कभी कभी सीखने को इनसे मिलती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रजेश जी ज्ञान के मामले में इंसाइक्लोपीडिया की तरह काम करते हैं। आप इनसे किसी विषय पे बात कर लीजिए, आप इनसे पत्रकारिता के विषय में अगर पूछेंगे अभी तो ये बता देंगे कि कौन सा पत्रकार अभी कहाँ जाने वाला है। बहुत सारे लोग तो हमसे ये कहने लगे कि अगर पत्रकार कहाँ जा रहे हैं वो ब्रजेश जी से पूछ लीजिए। ये है इनका कमाल। तो एक बार अतुल एक बार जोरदार ताली जरा बजवा दीजिए। जोरदार तालियों से भाई स्वागत कर दीजिए। और इंडिया न्यूज कोई कॉन्क्लेव करता है, कोई अधिवेशन करता है। मोहनलालगंज की धरती पर हम आज मौजूद हैं। इस अधिवेशन में पाठक साहब के साथ हम शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे, और जैसा हमारे संपादक अरविंद ने कहा भी है कि बहुत कुछ है इनके पास। संघर्ष से ये नेता तो बने, लेकिन प्रतिभाएं और भी कई छुपी हैं। अरविंद, अपना सवाल आप ले, उस सवाल से हम शुरू करें। मैं अतुल चाहता हूं कि कोरोना काल में मैंने देखा कि ब्रजेश जी भी हॉस्पिटल में थे। मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से जनता लगातार इनको फोन कर रही थी, किस तरीके से अभियान चला रहे थे। कई बार घर पे जब हम लोगों का बैठना होता था तो मैं देखता था कि खुद अनाज के पैकेट बना रहे हैं, खुद दवाइयों के पैकेट बना रहे हैं। ये भी कमाल है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए एक्चुअली जब आम आदमी आपसे अपेक्षा करता है और आप अगर उस अपेक्षा पे खरे ना उतरिए तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और मैं ये भी बताऊं कि ब्रजेश पाठक की हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि जो कमियां होती हैं उसको भी इन्होंने उजागर करने का काम किया। ये बड़ी बात है। ब्रजेश जी, मैं चाहता हूं कि आप माइक है। अच्छा, देखिए माइक तो बहुत जरूरी है भाई, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि जरा आप कोरोना का अनुभव अपना बताइए कि भाई ये जो कठिन समय पूरे देश और दुनिया ने देखा, मैं समझता हूं एज ए विधायक, उसके बाद मिनिस्टर और उसके बाद अभिभावक होने के नाते आपने जो कुछ फेस किया, मैं चाहता हूं कि जनता, पूरा देश आपको देख रहा है, सुन रहा है, जरा आप प्लीज बताएं। कोरोना महामारी अपने देश में धीरे धीरे पैर बहुत तेजी के साथ पसारती गई। हम सबको याद होगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। जी, 22 मार्च को पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनके पीछे खड़ा था, और शाम को सब लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल करके जो भी जिसके पास था घंटा घड़ियाल हम लोगों ने बजाने का काम किया था।
इवन देन बड़े बड़े ऑफिसर, साहित्यकार, पत्रकार, सामान्य लोग, सभी लोग खड़े थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। 22 मार्च के बाद 24 मार्च से लगातार लॉकडाउन की घोषणा हुई और लग रहा था कि लॉकडाउन हफ्ता 10 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, लेकिन वो कई महीने तक चलता रहा। पूरी दुनिया देख रही थी कि लखनऊ में जिस ढंग से कोविड प्रबंधन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया और पूरे देश में केंद्र की सरकार ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा भारतवर्ष उनके पीछे खड़ा था। लेकिन इसके पीछे, लॉकडाउन के पीछे कारण क्या थे, उन कारणों को भी आप सबको जानना आवश्यक है। भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में उस समय कोविड से निपटने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं थे। ये पीपी किट और जो मास्क हम लोग लगाते हैं, हमारे पास नगण्य संख्या में बनाने की फैक्ट्रियां थी और लगभग सभी को आवश्यकता पड़ रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मैं इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता हूं, आप सबको सूचित भी कर सकता हूं, आज पीपी किट और मास्क बनाने वाले देशों में भारत दूसरे स्थान पर है पूरी दुनिया में। हम दुनिया के दूसरे देशों को पीपी किट और मास्क बड़ी मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं, जबकि हमारे पास स्वयं के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं थे। बिल्कुल। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे देश के लोगों ने ये हासिल किया। इसके अलावा हमारे पास बेड्स नहीं थे, पर्याप्त संख्या में हमारे पास बेड्स की संख्या नहीं थी, अस्पताल नहीं थे। इसी लॉकडाउन के दौरान हमने बेड्स बनाए, हमने अस्पतालों का नवीनीकरण किया, हमने ऑक्सीजन सभी बेड्स तक पहुंचाया और साथ ही साथ जहां पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही थी, तो भारत भी रिसर्च कर रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कहां कहां कोविड का टीका बन रहा है और कैसे बन रहा है। आपने देखा होगा टेलीविजन में, अखबारों में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार स्वयं बंगलुरु चल करके उस कोविड संस्थान में गए जहां पर टीके का निर्माण हो रहा था। तो ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश जो अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझते हैं और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे कि कोविड का टीका वो सबसे पहले लाए हैं। तो अगर दुनिया में सबसे पहले टीका आया है तो भारत में भी सबसे पहले टीका बना है। लेकिन पाठक साहब एक चीज मैं जानना चाहता हूं, जब हम इस कोरोना काल की बात करते हैं, एक कानून मंत्री के तौर पर आप इसको कैसे समझ पाएंगे मेरे सवाल को, और क्या उसका जवाब देना चाहेंगे? जो कानून होता है बड़ा सख्त होता है और सख्ती होनी चाहिए उसमें, लेकिन कोविड के दौर में हमने महसूस किया कि उन कानूनों में, वो अलग अलग क्षेत्र के लिए जो कानून है, उनमें सरलता की जरूरत अचानक से पड़ गई, क्योंकि वो समय ऐसा आया। उस स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए भी जो कानून है, जो सख्ती है, या फिर वहां पर कुछ और सरल उसको बनाने की जरूरत थी, उसके लिए भी कुछ आप लोगों ने प्रयास किया क्या? जैसे बहुत सारे कैदी छोड़े गए, आपने देखा होगा। दरअसल कोविड प्रबंधन में हमने सभी जो विभाग थे उनको समाहित किया। विशेष रूप से काम तो ये स्वास्थ्य विभाग का था, बिल्कुल, और लेकिन स्वास्थ्य विभाग के साथ हमारे पुलिस महकमे के लोग, हमारे अन्य एडमिनिस्ट्रेशन में लगे लोग, सभी लोगों ने हमारी मदद की। ये सामने जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हमारे सामने बैठे हैं, इन लोगों की भूमिका को आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, 24 घंटे इनके लिए तो मैं जोरदार तालियां अभी बजवाऊंगा। पुलिस वालों के लिए और जो कर्मचारी काम कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया, असली कोरोना वॉरियर है, असली कोरोना वॉरियर है। जहां कोरोना महामारी के काल में लोग घरों से निकलने से कतरात रहे थे, हमारे पुलिस के ऑफिसर्स, पुलिस के कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नर्सेज, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे चिकित्सक, इसके अलावा जो अन्य हमारे प्रशासनिक अफसर हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हम अपने ब्रदर की, अपने भाई की जो गंदे वस्त्र थे उनको धो नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी उन वस्त्रों को ले जाकर निस्तारित करने का काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका थी तो चिकित्सकों के साथ साथ, पैरामेडिकल के स्टाफ के साथ साथ हमारे सफाई कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका। बिल्कुल बिल्कुल। तो सफाई कर्मचारियों ने बहुत जोरदार ताली दीजिए सफाई कर्मचारियों के लिए, वाकई बड़ी हिम्मत की बात है। ब्रिजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सेकेंड फेज था कोरोना का, उसने बहुत सारे घरों को, बहुत सारे लोगों को रुला दिया, कई अपने बिछड़ गए, और मैं आपको बताऊं कि बड़ी कठिन परिस्थितियां लोगों ने देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, बहुत सारे आपके अपने, कितनों को आपने भर्ती कराया होगा। सेकेंड फेज का जो कोरोना था उसमें अचानक ये महसूस हुआ कि ढेर सारी संख्या में, जैसे हमारे पास बेड्स 1000 उपलब्ध थे और संख्या मरीज की 5000 आ रही, तो सभी को तत्काल बेड उपलब्ध कराना था। विद इन डेज मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने सभी अस्पतालों की संख्या को बढ़ाने का काम किया। जैसे हमारे पास KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी संख्या में लगभग 4500 बेड्स हमारे पास है, लेकिन ऑक्सीजन कुछ हजार बेडों तक थी। तो हमने तय किया कि सभी विभागों को बंद करके हम कोविड प्रबंधन में और आगे
करा रहे हैं। हमने सिविल हॉस्पिटल की, जितने भी हमारे लोहिया हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटल की हमने जो उसकी थी संख्या बेड्स की बढ़ाई, और उसके बाद उसमें ऑक्सीजन सबको हमने उपलब्ध कराने का काम। अच्छा, एक सवाल और, चूंकि आप कानून मंत्री, और कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सारे अस्पताल, मैं हर एक अस्पताल या डॉक्टर की बात नहीं करता, उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है, लेकिन कुछ अस्पताल कानून के मकड़जाल में उन अभिभावकों को या उन लोगों को जो कि तीरमार के तौर पर वहां पर जाते थे इलाज कराने के लिए या कुछ उपचाररत थे, उनको उसमें फंसाते थे। उस पर आपकी सरकार ने, कानून मंत्री ने सभी विभागों के जरिए कैसे नजर रखी? देखिए, अस्पतालों में पहले तो हमने सबसे कोऑर्डिनेशन स्थापित किया, क्योंकि बगैर निजी अस्पतालों के सहयोग से कोविड प्रबंधन बेहतर नहीं हो सकता था। हम कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे, तो पूरे प्रदेश के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, हमने प्रशासनिक अफसरों के माध्यम से उनसे सीधे बात की कि आप भी अपनी बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी करें, ऑक्सीजन के जो व्यवस्था सभी बेड्स तक ले जाएं, और हमने दरें निर्धारित की। पहले था कि जो निजी अस्पताल थे वो बड़ी संख्या में अनियंत्रित ढंग से लोगों से फीस ले रहे थे। हमने तय किया कि जो बेड्स हैं उन पर फीस कितनी होगी, उस पर खर्चा कितना आएगा, ये राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से एक जियो जारी करके तय कर दी। नहीं, आपने अच्छी बात कही, लेकिन इस बात से क्या आप सहमत हैं कि जो जियो जारी हुआ उसका पालन हुआ 100%? 100%। मैं कह सकता हूं, जो गवर्नमेंट ने जियो जारी किया कि निजी चिकित्सालय एक फीस निर्धारित ढंग से लेंगे बेड्स के आधार पर या दवाइयों के आधार पर, और यदि किसी ने उल्लंघन किया तो ऐसे कई अस्पतालों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। तो उसमें आगे मतलब कार्रवाई तो क्या? बिल्कुल, हमने ये तय किया। देखिए, कोई कानून हम इसलिए बनाते हैं, कानून की सफलता है कि उसके पीछे दंड होना चाहिए। यदि किसी कानून के पीछे दंड नहीं है, यानी सख्ती नहीं है, तो कानून सफल नहीं हो सकता। तो हमने जो जियो जारी के कानून बनाया, उनके अगेंस्ट हमने उल्लंघन करने पर उसका दंड भी देने का काम किया। कई अस्पतालों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। ब्रिजेश जी, एक और मेरे मन में सवाल है, आपने एक चिट्ठी भी लिखी थी, बड़ी चर्चित थी चिट्ठी, क्यों आपके मन में आया? मुझे लगता है कि जहां कहीं आवश्यकता होती है जी कि ऐसी त्रुटियां हैं, नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं जी कि जहां कहीं आवश्यकता होती है कि कहां त्रुटियां हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जनता की बातों को, पीड़ा को हम उन तक पहुंचाएं, और हमने पहुंचाया। भाई देखिए, एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैंने क्या कहा ब्रिजेश जी के इसी बात का मैं कायल हूं कि जहां आवश्यकता हो, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, जमीन से संघर्ष करके उन्होंने अपना मुकाम बनाया है, और मुझे ये कहने में अच्छा लग रहा है कि हम अपनी बातों को, अपनी कमियों को अगर स्वीकार नहीं करते तो वाकई हम नेता नहीं हैं। हमें ये बताना होगा कि हमारी कमियां क्या हैं। हमारे जो बड़े बैठे हैं, कम से कम उनको पता तो चले कि हमारी ये कमी है, इसको हम बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है वो अच्छा सोच रहे हों, हो सकता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो, लेकिन ये आवश्यक है कि कम से कम हम उस बात को कहें, उसकी हिम्मत तो रखें। तो एक बार प्लीज जोरदार ताली बजाइए। लेकिन अरविंद एक सवाल मेरा इसमें है, और आप ही के सवाल से मैं पूछना चाहूंगा पाठक साहब से, ये आवश्यकता थी या कोई मन में दर्द? नहीं, मेरा मानना ये है कि जनता की जो पीड़ा है, जनप्रतिनिधि का धर्म है कि अधिकारियों को कहे, और अधिकारियों को हमने डायरेक्शन दिए कि ऐसा ऐसा कार्य करिए, ये हमारा धर्म है। नहीं, आपने कहा, स्पष्ट रूप से लिखा, उसमें अधिकारियों के लिए लिखा गया है कि भाई आप अपना काम करिए। सबसे अच्छी बात यह है। अतुल, मेरे ख्याल से हम लोग कोरोना के साथ साथ अब कानून पर आ जाएं। अब कानून पे आते हैं। ठीक है, कानून शुरू करते हैं। अब कानून पर पहला सवाल पाठक साहब, कि आप पर जब जिम्मेदारी आई, और वो भी योगी सरकार के दौर में, बहुत कुछ ऐसा है जिसको लेकर घोर आलोचनाएं बड़े बौद्धिक विचारक जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड भी बौद्धिक अपने आप को मानते हैं, वो भी करते हैं, और उनका अधिकार है ये लोकतंत्र में। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी थी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब देश में आए, उन्होंने कहा कि बहुत सारे कानून हैं, लगभग 1200 का उन्होंने जिक्र किया, कि जिनकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी, फिर भी वो थे अलग अलग हमारे उसमें, उनको उन्होंने हटाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में कुछ नई व्यवस्थाएं करने की बात भी की गई, धर्मांतरण से लेकर तमाम तरह की चीजें हैं, कुछ और जो आपके मन का भी विचार था कि हाँ ये रह गया, और राज्य सरकार की संघीय ढांचे में ये भूमिका है, वो हम करेंगे, वो आपने किया। कौन सा? दरअसल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार बनी तो उनका सीधा सीधा ये आदेश था और हमको निर्देश था कि जो भी ऐसे कानून हैं जो निष्प्रयोज्य हैं, जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसे कानूनों को समाप्त करना चाहिए जो फाइलों का बोझ बने हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, हमने रिपील
बिल ला करके जी। विधानसभा में ले जा करके लगभग 650 ऐसे कानूनों को समाप्त किया है और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम सभी विभागों को 650 कानून, हम सभी विभागों को पत्र लिखते हैं, पत्र लिख करके उनसे अनापत्ति मांगते हैं कि यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो बताएं, अन्यथा इस कानून को हम समाप्त करने जा रहे हैं। ऐसे ढेर सारे कानूनों को हमने समाप्त किया है और जो नए वाले ला रहे हैं उसमें कुछ विवाद भी आ रहे हैं। लगातार हम सभी विभागों को पत्र लिख रहे हैं। अभी भी ढेर सारे कानून हैं जिनको हमें समाप्त करना है। हम हर सत्र में लगभग 50, 60, 100 की संख्या में हर सत्र में हम ऐसे कानूनों को समाप्त कर रहे हैं और अभी भी जो एनओसी में प्राप्त हुई अगले सत्र में उनको समाप्त करें। ब्रिजेश जी सारे कानून को समाप्त करके रामराज ला देंगे, मुझे यकीन हो चुका है कि नहीं? नहीं, केवल उन कानूनों को समाप्त कर रहे हैं जिनका कोई उपयोग नहीं रह गया है। हाँ। और जैसे मैं बता लेकिन जो मिर्जापुर खनिज अधिनियम है, ठीक है, मिर्जापुर खनिज अधिनियम की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई क्योंकि उत्तर प्रदेश का खनिज अधिनियम बन चुका। अच्छी बात। लेकिन वो काम वहां कर रहा था तो हमने उसे समाप्त किया। अच्छा, उसका लोग बढ़िया अलग तरीके से फायदा उठा रहे थे। नहीं, उसका क्या था कि एक मामले में 2 कानून थे तो उनके सामने विकल्प था कि जो सुविधा लगती थी उसको उपयोग कर लेते थे। तो हमने उत्तर प्रदेश का जो खनिज अधिनियम है वो जब बाद में आ गया है, सब पर लागू है, तो मिर्जापुर का लेकिन अरविंद ने जो बात कही छोटी सी हुई कि जो कानून आपने हटाया, ठीक है, आपको लगा कि ये हटना चाहिए, विभागों ने भी सहमति जताई कि भाई एक चीज के लिए 2 कानून क्यों एक खत्म कर दें, उसका असर भी निकल रहा है सकारात्मक तौर पर, परिणाम जरूरी है। देखिए, जनता को, हमारी सरकार का ये धर्म है कि जनता को कम से कम फाइलों के बोझ में मकड़ बुझाएं, सीधा उसका काम हो। और किया है, कानून को समाप्त किया है कारण कि लोगों को पीड़ा न हो, लोग सुरक्षित महसूस कर सके और लोगों का सब अच्छा जो नया को सबसे अच्छा था क्योंकि उसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। देखिए, आपको जो नहीं, हम सीधा सवाल पूछ लेते हैं। धर्मांतरण की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, रोज ये हो रहा है कि भाई इन्होंने धर्म बदल कर लिया। धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी कानून मंत्री के तौर पे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी की सोच क्या है, कितने ऐसे मामले हैं जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये धर्मांतरण की जद में है, उसमें आप लोग कार्रवाई करवाने जा रहे हैं? धर्मांतरण के मामले में जी, अपने देश में संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म में पूजा करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन यदि धर्म किसी कार्य विशेष के लिए या केवल शादी करने के लिए बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को बहला फुसला करके छद्म नाम रख करके किया जाए तो इसे अनुचित हम मानते हैं। और ये जो आप लोगों ने कानून का जब नाम लिया कि इस पे विवाद हुआ, उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में इसका स्वागत हुआ है। कई राज्यों ने उत्तर प्रदेश राज्य की नकल पहल को मानते हुए अपने राज्य में इस प्रकार के कानून लेकिन वो जो कई राज्य हैं उसमें आता है मध्य प्रदेश, उसमें आता है कि हरियाणा में जिक्र इसका होने लगा, कांग्रेस शासित में नहीं हो रहा है। और आपने कहा कि सबने स्वागत किया, इसी प्रदेश में इसी तमाम पार्टियों ने स्वागत नहीं किया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिन लोगों के ब्लड में है कि जनता का विरोध करना, यदि कांग्रेस पार्टी पहले इस बात को समझती कि जनता चाहती क्या है, जनता का हित किस बात में है, तो कांग्रेस पार्टी का यह हाल न होता। कांग्रेस पार्टी ने कभी जनता के हित की बात की सोची नहीं, केवल परिवार को, और वो भी सिर्फ गांधी परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी आज एकदम हाशिए पर, समाप्त होने के कगार पर है। समाजवादी पार्टी ने भी बहुत इसका विरोध किया था और कहा कि एजेंडा पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं। खास तौर पर मानना जो भी बहन बेटी को बहला फुसला करके छद्म नाम रख करके ऐसा धर्मांतरण करके शादी करता है वो अवैध है और हम ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करेंगे। यदि किसी को गैर धर्म में शादी करना है तो जिलाधिकारी महोदय को 2 माह पूर्व दरखास्त देना होगा। जिलाधिकारी महोदय ऐसे विवाह की अनुमति दे सकेंगे यदि कोई आपत्ति नहीं आती है, और आपत्ति आती है तो ऐसे विवाह को हम होने नहीं देंगे। और ये कोई कानून तोड़ करके ऐसे विवाह को करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी जो कानून आपने बनाया और जिसका जिक्र आपने किया कि उसमें विकल्प है कि आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल इसे खत्म कर दिया। मतलब काम पूरी तरह से भ्रम फैलाना है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है। और यही कारण है कि चाहे विपक्ष में समाजवादी पार्टी या दूसरे दल हो, एकदम हाशिए पर है। वो केवल जाति की राजनीति के आधार पर कुर्सी पाना चाहते हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। कोरोना महामारी के काल में मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे साथ आप भी सहमति देंगे और सामने जनता जनार्दन भी कहेगी कि पूरे कोरोना काल में एक भी विपक्षी दल का कार्यकर्ता सड़क पर निकल करके लोगों की पीड़ा को समझने के लिए, दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए, प्रवासी मजदूरों को पैरों में चप्पल पहनाने के लिए, उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए नहीं निकला। केवल भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता ही था कि लोगों के नंगे पैरों में चप्पल पहनाना, भोजन उपलब्ध कराना, दवाइयां उपलब्ध कराना, बच्चों को दवाई उपलब्ध कराना और
बच्चों को दूध उपलब्ध कराना, बुजुर्गों की सेवा करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने किया। ब्रिजेश जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसमें खूब चर्चा हो रही है ब्राह्मणों की। आप देखिए, लोग सम्मेलन कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को शामिल करने की होड़ लगी हुई है। ब्राह्मण कहाँ जा रहा है? देखिए, अगर आप मूल रूप से पूछे तो हमारा स्वभाव है कि हम ऐसे दल में रहेंगे जहां हमारा सम्मान होगा और हमारी भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वर्तमान समय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हम लोगों ने अपने प्राणों की बाजी भी लगाने का काम किया। इतिहास गवाह है, चाहे चाणक्य हो, चाहे हमारे पूर्वज दधीच रहे हो, हमने बराबर इस बात को सिद्ध किया है। भाजपा के लोग थोड़े हैं ये। देखिए, हम अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं। हम अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं। आप ठीक कहा। देखिए, आप पार्टी से मत जोड़िए, हम अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने का काम किया। उस दिशा में मैंने आपको इंगित किया है। वो तो अच्छी बात है। तय मानकर चलिए, जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी इसी प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 2022 में 350 से अधिक सीटें लेकर दोबारा सरकार बनाएगी। विपक्षी दल केवल जात की राजनीति कर रहे हैं और जात की राजनीति भी उन लोगों की राजनीति कर रहे हैं। कल मैं अयोध्या गया था। अयोध्या में आपके पत्रकार मित्रों ने हमसे सवाल पूछा कि यहाँ जो भी राजनीतिक दल रैली की शुरुआत, चुनावी सारे लोग मैं देख रहा हूँ। हाँ तो भाई, अभी आदमी पार्टी, प्रियंका गांधी हैं, वैसी भी, लेकिन उन्होंने अयोध्या, देखिए वही मैं कहने जा रहा हूँ। अयोध्या में राम भवन है, रामलला वहां पूरी देखे कितने स्थित है। ये केवल पार्टी ने किया है। विपक्षी दलों ने क्या किया है? 1992 में रामलला के मंदिर को स्थापित करने के लिए जब कार सेवक वहां जा रहे थे, राम भक्तों पर गोलियां किसने चलाई, किसी से छुपा नहीं है। प्रभु राम भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं, देश के लोग भी जानते हैं, और प्रभु राम ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। तो इस बार माने कि कानूनी तौर पर यही मुद्दा रहेगा। देखिए, ये मुद्दा क्या होगा? मतलब बीजेपी का कानूनी तौर पर ये मुद्दा रहेगा, आप स्पष्ट कर रहे हैं। भाई देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई मेरे भगवान राम भी हैं, कृष्ण भी हैं। अरविंद जी, मेरा मानना है कि मुद्दा जनता तय करती है। जनता का मानना है कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए और जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं उन्हें पाप का भागीदार माना जाए, उन्हें दंड मिले, ये जनता ही चाहती है। ठीक है, अब कानून का हम जिक्र कर रहे थे, कुछ और पहलुओं पर मैं आऊंगा। एक कानून जिससे स्पष्ट तौर पर आपका सीधा कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन उसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, वो है केंद्र का कृषि कानून। उत्तर प्रदेश में चुनाव से अगर हम उसको जोड़कर देखें तो पूर्वांचल बहुत ज्यादा नहीं, मध्य में भी उतना नहीं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत उसका जिक्र हो रहा है। और टिकैत कह रहे हैं कि मैं लठैत बिठा दूंगा लखनऊ में। हालांकि योगी जी ने एक मंच पर जवाब दिया था कि आइए हम स्वागत कर लेंगे, तो उसके बाद वो आए नहीं। इस कानून को लेकर आप लोगों के सामने किस तरीके की बातें आ रही हैं? इसमें एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, मैं देखा आपके नेताओं का अलग अलग समय पे अलग अलग बयान आए, कहा गया कि भाई ये किसान नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जो प्रायोजित हैं, ये बाहर से भेजे हुए हैं, ये सारी बातें कही गई। अब सवाल ये है कि अब ये तो गलती बन गई। भाई किसान बैठा हुआ है, ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि 2022 का चुनाव जिसमें पूरा विपक्ष एक साथ है, विपक्ष पूरे देश का विपक्ष एक साथ है। अभी जो राकेश जी कहते हैं रैली की, कहा जा रहा है कि पूरे देश से 22 दलों के लोग वहां आए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपके पास, अभी प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ आए, उनका भाषण भी मैंने सुना, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपके पास इसका क्या समाधान? हमारी बातों का जवाब आपने अपने प्रश्नों में ही दे दिया। नहीं, आप समाधान बताइए। मैं स्पष्ट कर दूं, जो किसान आंदोलन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये सिद्ध आपके ही सवालों से हो गया है। जब किसान मूवमेंट में 22 दलों के लोगों ने भाषण किया है और ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष होने का सभी दल के लोगों के मन में ये पीड़ा है कि एन केन प्रकार ने उन्हें सत्ता की कुर्सी मिल जाए, चाहे किसानों के कंधे पर मिल जाए, चाहे स्टूडेंट्स के कंधे पर। मेरा सवाल ये है पाठक जी, वो किसान है कि नहीं है, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतवर्ष के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान हमारे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। मतलब वो लोग जो धरने पे किसान नहीं है, उनकी हर पीड़ा में हम हमेशा उपस्थित हैं, उनको अलग करके हम नहीं दे सकते। देखिए आप, लेकिन यदि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड व्यक्ति जो विभिन्न विरोधी राजनीतिक दलों की मनोआकांक्षाओं को पूरा कर रहा है, तो वो बात
किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। मैं आपके मन से बात कहना चाहता हूं, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा है, ये किसान भाइयों की कृषि कानून के संबंध में कोई पीड़ा है तो आपके माध्यम से हमें ये बताएं, ये कानून में ये गलत है, उसको हम संशोधित करेंगे। हम बार बार हमारी सरकार कह रही है, लेकिन मेरा मानना है ये सिर्फ किसान पंचायत नहीं थी, ये सिर्फ चुनावी पंचायत थी और एन केन प्रकार ने लोगों को दिग्भ्रमित करना था। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो किसान भाइयों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ, सर्व समाज के साथ खड़ी है और कोई भी पार्टी सर्व समाज के साथ, सब लोगों के साथ नहीं खड़ी है। इस बात को आप मानेंगे, क्योंकि जब आप सड़क पर देखते हैं तो कुछ लोगों का समूह दिखता है एक राजनीतिक दल में, एक राजनीतिक दल में कुछ लोगों का समूह दिखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक फूलों की बगिया की तरह हर प्रकार के फल, हर प्रकार के फूल आपको खिले हुए मिलेंगे। हर सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और हम लोग देश के प्रति समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। प्रदेश के समर्पित भावना के साथ हम लोग प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि आपने कहा कि भाई चलिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आपको लगता है कि भाई 22 दलों के लोग आ गए तो ये पॉलिटिकल हो गया। मेरा आपसे पाठक जी ये समझना है कि जो लोग उनके साथ धरने बैठे तो 22 ही लोग आए होंगे ना, या मान लीजिए 2200 आ गए होंगे, लेकिन बाकी जो कहा जा रहा है कि लाखों की भीड़ है, वो कौन लोग हैं? वो किसान है कि नहीं है? फिर कह रहा हूं, ये सर्टिफिकेट हम वहां गए नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के किसान भाई हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके सुख दुख में मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ राउंड तक लाख खड़ा मिलूंगा। पूरी सरकार, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी मिलेगी। कल अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोग को तो बुलडोजर अपना चुनाव चिन्ह कर लेना चाहिए। अब ये देखिए, उनके मन में पीड़ा कुर्सी की है और कुर्सी के कारण इस प्रकार शब्दों का कभी कभी जब आदमी डिस्टर्ब होता निकल जाती है। मेरा मानना है कि इंतजार करना चाहिए और चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग तय करता है। किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार नहीं कि अपना चुनाव चिन्ह क्या रखे। इस प्रकार की बातों केशव जी ने कहा कि उनको अपना AK-47 रख लेना चाहिए। इस प्रकार का जवाब ही निकलेगा। यानी जो अखिलेश जी ने कहा और जिसका जवाब योगी जी ने दे भी दिया कि बुलडोजर तो चलता रहेगा, उन पर आप लोगों का बुलडोजर चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश को हमने समाप्त किया है जी। आज भी उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति यदि कानून तोड़ करके अपने आप को माफिया समझता है, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, माफिया गिरोह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुके हैं और जो छुटपुट अपराध, आपसी बेमनस्ता के कारण हो रहे हैं, उन मामलों में भी हमने कड़ी कार्रवाई। जिन्होंने पॉलिटिकल चोला ओढ़ लिया है, खाली वही कुछ लोग बचे हैं। आप एक दो नाम बताएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों की अब कोई जगह नहीं। इस मंच पे नहीं बताएंगे, हम लोग किनारे कोई जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कई बार हमने देखा है कि कोई भी अपराध होता है, अपराधी पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन जो कानूनी दांवपेच होते हैं, क्योंकि एक आमतौर पर बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है तो बचने के 100 तरीके उसके दिमाग में रहते हैं और जानता है कि कहां खेलना है। वहां पर आपको क्या लगता है कि किस स्तर पर आप लोगों ने बदलाव किया और वाकई उसका असर भी दिख रहा है? हमारी सरकार इस मामले में सजग है। हम अपराधी को जब पकड़ते हैं तो कठोर कार्रवाई करते हैं जी। फिर अदालत में हम गंभीरता के साथ पैरवी करते हैं। हजारों की संख्या में अपराधियों को सवाल लेंगे, ठूसा है, जनता से भी कुछ सवाल लेंगे भाई, और सैकड़ों की संख्या में हमने अपराधियों पर रासुका लगाया है, गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। हमने किसी को भी छोड़ा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा होगा तो हमने उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। और आपको लगता है कि हाँ, ये जो मुद्दा है, बिल्कुल जनता के बीच में हम जाएंगे, कोई अगर ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर आप वाकई खुद जनता के बीच में जाएंगे चुनाव, बताएंगे आप कि हाँ ये हमने करके दिखाया। हम बताएंगे कि अपराधियों पर हमने अंकुश लगाया है और किसी भी अपराधी को उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का अपराध करने की छूट नहीं है। यदि उसके मन में मनसा भी है कि अपराध करेगा और जानकारी मिल जाएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जनता के कुछ सवाल। ब्रजेश जी, कानून मंत्री के नाते में आप चूंकि है तमाम तरीके से कानून की चर्चा हो रही है, क्या चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला, आपके पार्टी के एजेंडे में हमेशा से आतंकवाद रहा है, क्या आतंकवाद को कैसे मिटाना है? क्या मकोका के तर्ज में उत्तर प्रदेश में भी कोई आने वाले सत्र में कोई कानून लाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार आतंकवाद के मामले में? मकोका के तर्ज पे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी जो कानून चल रहे हैं, हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आवश्यकता महसूस हुई तो इसे कड़ा कानून बनाने से हम नहीं हिचकेंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीने से कई टेररिस्ट पकड़े गए हैं। हमारी ATS ने, यूपी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कई गंभीर
आतंकवादियों को पकड़ा है। हमने सभी जनपद के जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दे रखे हैं कि ऐसे सभी संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें, उनकी जांच करें और जैसे ही पता चलता है कि अराजक गतिविधियों में, प्रदेश को डिस्टर्ब करने वाली गतिविधियों में शामिल हैं, उनको ऐसी कार्रवाई करें कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि प्रदेश को डिस्टर्ब करने वालों को उत्तर प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। ठीक है, एक और सवाल, कोई कुछ लेना चाहता है? कोई सवाल? हाँ, अगला सवाल। रंजना, आप सवाल लेना चाहते हैं? हेलो सर, सवाल ये है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जो कोरोना का जिन है उसे हमने बोतल में बंद कर दिया है और अब ये खत्म हो चुका है। जब वो ये कहते हैं, हालांकि कानून को लेकर भी जो तस्वीरें हमने खासतौर पर कोरोना काल में देखी हैं वो भी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जब वो ये कहते हैं तो उसके असल मायने क्या है? क्योंकि ग्राफ भी कम हो रहा है लेकिन आंकड़े जो कम हो रहे हैं, इसका असली अर्थ क्या है? क्या ये समझा जाए कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, शायद इसीलिए आंकड़े कम हो रहे हैं, हम सुरक्षित हैं? हम दरअसल मसला है कि आप सब लोग अखबार रोज पढ़ते हैं जी, और लगातार स्वास्थ्य विभाग के लोगों के संपर्क में भी रहते हैं जी। और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो इंटरनेट पर भी इसको सर्च करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में, आज ही अखबार में मैंने पढ़ा है कि 70 करोड़ के लगभग लोगों को हमने वैक्सीन दे दिया। ठीक है, और लगातार हम वैक्सीन अभियान बनाकर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 बार ऐसा हुआ है कि हमने करोड़ की संख्या पार किया है। आप देखेंगे हमारी जो स्पीड है, हमारे पास जो अब उपलब्धता है, हम बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं और बच्चों के मामले में हम चिंतित हैं। बच्चों के लिए हमने सभी जिलों में, सभी सीएचसीज में, पीएचसीज में अलग से कोरोना वार्ड्स बनाए हैं कि बच्चों को अगर बाय द वे कहीं तीसरी लहर आ गई, हमारी पूरी तैयारी है और कोरोना महामारी पे उत्तर प्रदेश ने, देश ने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा हम नहीं पूरी दुनिया कह रही है। लेकिन एक चीज जो कि आप कह रहे हैं कि हमने विजय प्राप्त की है और उसके साथ साथ हमारा बहुत कुछ खत्म भी हुआ है और पूरी दुनिया में उसका असर था, पूरी दुनिया ने खोया है। हमने जितना खोया उससे कई गुना ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में खोया, बहुत डेवलप, कोई अछूता नहीं होगा। लेकिन जो आपसे ही जुड़ा महकमा है, जो आप ही से जुड़े हुए विभाग हैं, उन पर भी उसका वैसा ही असर आया। उनकी पहले से कुछ डिमांड्स थी अलग अलग क्षेत्र की। उत्तर प्रदेश की अगर हम पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो उनकी कुछ अलग डिमांड थी, आपको बखूबी पता होगा। तो अब उन चीजों को आप लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं या कुछ डेवलप कर? उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो, हमारे पास जो डिमांड्स पत्र आते हैं उन पर हम कार्रवाई करते हैं। जैसे सबसे बड़ा डिमांड बिजली की थी। बिजली के मामले में आप सबको याद होगा, भूले नहीं होंगे हमारे, आप भी नहीं भूले होंगे, इसी उत्तर प्रदेश में पहले रोटेशन से बिजली आती थी, एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात में। 3 जिले वीआईपी होते थे, इटावा होता था वीआईपी, रामपुर वीआईपी होता था, एक फिरोजाबाद वीआईपी होता था। आज हम 75 के 75 जिलों में 24 घंटे बत्ती दे रहे हैं, तहसील स्तर पर बत्ती दे रहे हैं, गांव को बत्ती दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर हम विद इन टाइम बदल रहे हैं। इसकी चर्चा भी तो आप लोग करो। जहां बिजली के मामले में 24 घंटे चर्चा कर रहे हैं। लगता था कि दिल्ली से हम चलते थे, जैसे ही नोएडा पार करते थे लगता था कि अंधेरा है, लगता उत्तर प्रदेश आ गया। फिर पूछते थे भैया कौन सा हफ्ता चला, दिन का है कि रात का? अब दिन और रात के हफ्ते की चर्चा नहीं होती, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया। न्याय विभाग से जुड़ा हुआ मेरा वो सवाल था कि उस पर आप लोगों ने कुछ अलग पहल की है। यहाँ पर न्यायपालिका की भी बहुत डिमांड है, अधिवक्ताओं की बहुत सारी डिमांड है और बहुत सारी पुरानी उनकी डिमांड थी जो कि अब कोरोना काल में और ज्यादा बढ़ गई। न्यायपालिका के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया है जी। आप सबको पता है कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न अदालतों में, अधीनस्थ अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या को लेकर के थी। जब यह कार्यभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जजेज की पदों की संख्या को हम भरें। बिल्कुल, पहले हमारे पास अधीनस्थ न्यायालयों में यानी जिला जज से लेकर के सिविल जज तक मात्र 2100 जजेज होते थे जी। और बड़ी संख्या में लंबित मुकदमे थे। तो सबसे पहले जो खाली पद थे उनको हमने भरा। हमने 610 नए पद सिविल जज जूनियर डिवीजन के सृजित किए, उनको भरा लोक सेवा आयोग के माध्यम से और उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनकी तैनाती की। 100 पद हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन के सृजित किए, 100 पद हमने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के सृजित किए। आप देखते होंगे विभिन्न फैमिली कोर्ट्स में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हर जिले पे माताएं बहनें चक्कर लगाती थी। हमने 110 नए फैमिली कोर्ट सृजित किए और उन पर नियुक्ति की। हमने सभी जिलों में लोक अदालतें लगती थी पहले मेले की तरह, 6 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में। हमने स्थायी लोक अदालतों का गठन सभी जिलों में किया। 75 के 75 जिलों में स्थायी लोक अदालत का केसेस पे कितना असर आया? पहले बता रहा हूँ, पहले लोक अदालत में जो सीजीएम होता था वो लोक अदालत का सचिव होता था। बिल्कुल, हमने स्थायी सचिव की नियुक्ति की है। सभी जनपदों में सीजीएम स्तर के अधिकारी की लोक अदालत में हमने नियुक्ति की है। हमने बड़ी संख्या में, अभी
आप देखते होंगे राजभवन लखनऊ में लोक अदालतों को सर्वाधिक उत्तर प्रदेश ने मुकदमे निपटाए हैं। सभी जजेस का हमने सम्मान किया। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय हमारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय उपस्थित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं स्वयं था। ऐसे न्यायाधीशों का हमने सम्मान किया। लोक अदालत उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पर मुकदमे निस्तारित करने वाला प्रदेश बना है। इसके अलावा हमने सभी जनपदों में जो 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट थे, 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले। कई जनपदों में 2-2 खोले। जो महिलाओं के प्रति अत्याचार थे उनको शीघ्र निस्तारण देने के लिए, और बच्चों के प्रति जो अपराध थे, पास्को कोर्ट हमने नए खोले सभी जनपदों में। और सबसे बड़ी खूबी यह रही कि पास्को कोर्ट में जो बच्चियों के प्रति अपराध थे, जो रेप मर्डर थे, कई जनपदों में हमने 6-6 महीने में फांसी की सजा बिल्कुल और आजीवन कारावास दिया है। हमने 13 नए कमर्शियल कोर्ट खोले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आप देखते होंगे कि लोग उत्तर प्रदेश में अपना, तो हमने तय किया कि जो सिविल कोर्ट्स में कमर्शियल की सुनवाई, तो हमने वहां पर 13 नए कमर्शियल कोर्ट खोले जहां पर कमर्शियल मुकदमों की संख्या अधिक थी। हमने एनडीपीएस के लिए अलग से कोर्ट नामित किया। मोटर व्हीकल एक्ट के बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित थे, सभी मोटर व्हीकल एक्ट हमने अलग से जजेस की नियुक्ति की, जिला जज स्तर के अधिकारी नियुक्ति किए। तो बड़ी संख्या में न्यायपालिका के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अधिवक्ताओं की भी बहुत सारी अधिवक्ताओं के मामले में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी डिमांड थी कि उनकी जो अनुदान राशि है कि उनको 60 साल से। माननीय मंत्री जी, हाँ बताइए, बोलिए। माननीय मंत्री जी, मेरा नाम कर्मवीर आजाद है और मैं 2016 में ओवरलोड के अगेंस्ट आंदोलन छेड़ा था। और जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 2016 में आपके ही पार्टी के सीधा सवाल पूछो ना भाई, सवाल पूछो ना यार, ये सब बताओ, सवाल पूछो। बड़े-बड़े दावे किए गए थे ओवरलोड। सवाल पूछो, सवाल बताओ। सवाल ही पूछ रहा हूँ कि ओवरलोड के बहुत बड़े-बड़े दावा किए गए। वो तो बाद में हम लोग देख लेंगे ना दावा कितना बड़ा है। वो पूरी तरह से फेलियर सिद्ध हो रहा है। सवाल पूछो। अरे सवाल बताओ ना यार। ये है कि आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, आज गरीब मजलूम गांव, अरे यार आजाद साहब सुनो, तुम अपना सवाल बताओ यार, क्या है? मेरा सवाल ये है कि जो कानून आप कानून की बात कर रहे हैं, माननीय कानून मंत्री जी हैं आप, कौन सा मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं? मोटर व्हीकल एक्ट। हाँ, उसमें क्या आप चाहते हैं जो उन्होंने दावा किया था और नहीं पूरा हुआ, सीधा बता दीजिए ना, फिर उससे हम जवाब ले लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इन्फोर्समेंट की पावर खत्म करके, क्या समन बढ़ाने से क्या आज आपकी रोड दुर्घटनाएं कम हो गई? ठीक है मंत्री जी, इनका कहना है ये विषय जो आजाद जी कह रहे हैं, हाँ। ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से संबंधित मामला है। हाँ। अगर ये कोई लिखित रूप से दे कि इनका कहना समन शुल्क बढ़ाया गया है, हाँ। ये कानून की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये अदालत का विषय नहीं है, ये कह रहे हैं समन शुल्क बढ़ाया गया है। तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अगर कोई पत्र हमें दे तो परिवहन मंत्री भैया से बात आपको करके जवाब मिल गया, आप लिखित में शिकायत मंत्री जी को दे सकते हैं, फिर मौका देखेंगे, फिर मौका मिलेगा जवाब लेंगे। मुझे दिया भाई, इनको दीजिए भाई, मुझे दिया। अरे भाई यहाँ दिया आजाद जी, अरे भाई आजाद जी, अब आपने 150 के बाद अब 191वां पत्र देना है। आजाद सुनिए, फिर देखेंगे, फिर मंत्री जी से पूछ लेंगे। अरविंद पाठक जी, अच्छा कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा पाठक जी ये बताइए कि किससे किससे गठबंधन आपका? आप मोटर चलाते हैं क्या? ठीक है, ओके, मोटर चलाते हैं? अरे भाई हेलो, अरे कोई बात नहीं, आपका सवाल जायज है, आपको पूछने का अधिकार था, बिल्कुल जायज है, कोई बात नहीं। पाठक ये बताइए किस किस दलों के साथ आपका गठबंधन हो रहा है, क्योंकि पिछली बार तो आपके साथ राजभर थे। अब वो गठबंधन का पार्टी तय करती है भाई। नहीं, लेकिन आपका कुछ अब हमारे पास देखिए, हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। सभी में कौन कौन है वही तो पूछ रहे हैं अरविंद। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। आ जाए भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों के अनुसार जो चलेगा उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। देखिए अभी आपका सीतापुर का विधायक चला गया समाजवादी पार्टी में, ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों के अनुसार जो आएगा उसको हम गले लगाकर स्वागत करेंगे। मतलब आपका दरबार खुला हुआ है? दरबार नहीं, घर है ये और परिवार है ये। दरबार तो राजाओं का। लेकिन इस परिवार में क्या लगता है आपको, बीच में कुछ ऐसी स्थिति बनी थी, कभी आपकी भी बात चर्चा में आई थी कि कुछ नाराजगी आपकी नहीं, बिल्कुल नाराजगी नहीं है, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि 200 आप कैसी बात करते हैं? 27 घंटे मंथन करना पड़ा बीएल संतोष को, छोड़ के चले गए। वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन आप जो छोड़कर गए नहीं, लेकिन दर्द जाहिर कर रहे थे, वो क्या था? बिल्कुल दर्द नहीं था, गलत सूचना है और ये इस तरीके की बातों को आप सही सूचना दीजिए। अतुल, ये ब्रिजेश जी के विरोधियों की साजिश है ये सब फैलाने की, है कि नहीं? नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जो
बीएल संतोष जी यहाँ पे आए 27 उस घंटे। विषय में पार्टी के किसी पदाधिकारी को बुलाएंगे तो बताएगा। हमसे सरकार के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं यही भाई, सरकार में पहले तो आप पार्टी में ही तो हैं। मुझसे आप सरकार के विषय में, विभाग के बारे में कुछ पूछना तो पूछो। पार्टी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं, यदि कोई पार्टी में आना चाहता है। चलिए ठीक है, ये आपका अधिकार है। मैं फिर से उसी प्रश्न पर लौटता हूं, क्योंकि ये आज का विषय नहीं है। न्यायपालिका का एक विंग बने पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये बहुत लंबी डिमांड है कि इलाहाबाद की एक बहुत बड़ा सवाल में तो है, लेकिन वहां पर हम लोग धरना देखने को मिलता है। कई बार आंदोलन हुआ है। आपके पास व्यक्तिगत तौर पर इसको लेकर कितने लोग आए, या फिर इस पर क्या आप लोग निदान निकालना चाहते हैं कि मुद्दा कम से कम खत्म हो? हर बार इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अभी नहीं, इसका जवाब अभी नहीं। अभी इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आएगा तो मैं दूंगा। लेकिन मतलब कोई आपके पास आवेदन कभी आए, शिकायतें कभी आए, या मैंने कह दिया इसका जवाब अभी नहीं दे सकते। अभी नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, अधिवक्ताओं के लिए एक और सवाल कि अधिवक्ताओं का आपने जैसे ही जिक्र किया था, भाई साहब ने बीच में बोला कि अनुदान राशि का उनका बहुत बड़ा मसला था। उसके साथ साथ कोरोना, कोई बात नहीं, वो बीच में मैं बता रहा हूं, कोरोना, सर इसी में जोड़ रहा हूं, कोरोना काल में कई परिवार ऐसे हैं जो अधिवक्ताओं के भी, वो भी मर्माहत। तो ये क्या उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जो अधिवक्ताओं की पुरानी डिमांड थी कि पहले अगर 60 साल तक डेथ हो जाती थी तो उनको अनुदान 1.5 लाख रुपए मिलता था जी। अब उसकी उम्र बढ़ाने के लिए लगातार हमारे पास अनुरोध आ रहे थे और हमने संकल्प पत्र में भी कहा था। तो अब 70 वर्ष में भी यदि किसी अधिवक्ता की डेथ होती है तो उसको अनुदान हम देंगे और 1.5 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए उसे दिया जाएगा जी। और दूसरा सबसे बड़ा विषय था, जो नए अधिवक्ता हैं उनको 3 वर्ष तक हम 5,000 रुपए देने जा रहे हैं अध्ययन के लिए, पत्र पत्रिकाओं के लिए, और ऐसा फैसला हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री भी कुछ दिनों में इसकी घोषणा करेंगे। ठीक है। अधिवक्ताओं से जुड़ा एक और सवाल, चैम्बर्स को लेकर बहुत सारी शिकायतें हम लोग तक भी खबरों के हिसाब से पहुंचती हैं कि व्यवस्था वहां पर, जो अलग अलग न्यायालय हैं अलग अलग स्तर के, वहां पर उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। नहीं, उसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा। आप देखिए कि अधिवक्ताओं की संख्या बहुत बढ़ रही है। आप देखिए कितनी छोटी एक एक कुर्सी लगा के बैठे, किसी चले जाइए जहाँ पे मुकदमे चलते हैं, आप देखिए कितनी भीड़ रहती है। उसको लेके कोर्ट भी आप लोग बहुत सारे बना रहे होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी जो कोरोना काल है, हमें तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कहा ही गया, लेकिन इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है। कचहरी में क्या है ना जी, कचहरी जिसको कहते हैं, मैं बता रहा हूँ, कचहरी में पूरे जिले का वादकारी पीड़ित व्यक्ति आता है जी। और कचहरी एक ऐसा स्थान है, पीड़ा होने के बाद या तो आदमी मंदिर जाता है या फिर कचहरी जाता है। और कचहरी में आने वाला व्यक्ति जानते कौन है? अपनों से पीड़ित व्यक्ति। 90-99% मुकदमे आप देखोगे तो अपनों से चलते हैं। बिल्कुल, कोई अनजान आदमी से मुकदमा नहीं चल सकता आपका। और ऐसे लोगों से मुकदमे चलते हैं, कभी भाई भाई का मुकदमा, चाचा जात भाई का मुकदमा, चाचा भतीजे का मुकदमा, पति पत्नी का मुकदमा, वो भी मुकदमा है। तो अपनों से पीड़ित व्यक्ति आता है और न्यायपालिका का वकील का देखिए कितना विश्वास अर्जित किया। किसी चिकित्सक के पास जाओगे, सादे पन्ने पर दस्तखत कराना होगा, नहीं करेगा। बिल्कुल। आर्किटेक्ट से आप कहोगे, इकलौता अधिवक्ता होता है जिससे आप कितने भी पन्ने पर, कोरे पन्ने पर अधिवक्ता के पास व्यक्ति जाता है, पीड़ित व्यक्ति मंदिर जाता है, फिर अधिवक्ता के पास जाता है और सादे पन्ने पर दस्तखत करके दे देता है और अधिवक्ता को भगवान मानता है कि हमारी मुकदमे को जीतेगा और हमारी प्रतिष्ठा को बचाएगा। तो अधिवक्ता ने पूरे देश में अपना बहुत सम्मान अर्जित किया है। बिल्कुल। और कचहरी में चूंकि बड़ी संख्या में वादकारी आते हैं, पीड़ित पक्ष के लोग आते हैं, उनको सुव्यवस्थित ढंग से बैठने के लिए स्थान मिले, तो सभी जनपदों में डिमांड के अनुसार हम चैम्बर्स का निर्माण करा रहे हैं। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में चैम्बर्स बन रहे हैं, झांसी में बन रहे हैं, संत कबीर नगर में बन रहे हैं, गोरखपुर में बन रहे हैं, सुल्तानपुर में बन रहे हैं, और जैसे जैसे डिमांड्स आ रही हैं हम हर जगह चैम्बर्स निर्माण की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अतुल, एक सवाल मेरा है जी। इधर हाल में देखिए आपकी बहुत सारे जो है ऐसे कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, खासतौर पे OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसको लेके बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। मैं मिर्जापुर वेब सीरीज का विशेष तौर पे उल्लेख यहाँ पे करना चाहूँगा कि उसकी वजह से विंध्यवासिनी धाम यानी मिर्जापुर शहर की बहुत बदनामी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तांडव को भी आपने देखा कि किस तरीके से हमारी संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मिर्जापुर मामले में अभी जो लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, वो बेल पे उन्होंने अग्रिम बेल रखी है, लेकिन अदालतों में ये मुकदमा जिस तरह से पेंडिंग है, जिस तरह से बचने का मौका दिया जाता है, क्या इसके बारे में लगता नहीं है आपको कि सरकार को सोचना चाहिए? देखिए, हम किसी भी मामले में, जिस मामले में वाद दायर होता है, सरकार की तरफ से गंभीरता के साथ पैरवी की जाती है। यदि कोई व्यक्तिगत वाद है, जैसे अरविंद चतुर्वेदी ने शर्मा जी पर किया है,
इससे तो आप दोनों के वकील लड़ेंगे, लेकिन अगर सरकार बनाम कोई मुकदमा है वो मेरी जिम्मेदारी है, उस मुकदमे की पैरवी मैं समाज की बात हो रही है, समाज की बात आप नहीं समझ पाए। यदि आपने कोई आहत होकर मुकदमा अशोक जी पे दर्ज कराया, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए मिर्जापुर वेब सीरीज हमारा अरविंद चतुर्वेदी का मामला नहीं है। समझ नहीं पाए। मेरा ये कहना है कि यदि कोई मुकदमा सरकार बनाम दर्ज है, उन मुकदमों की पैरवी सरकार करती है, वो जिम्मेदारी हमारी है। यदि कोई मुकदमा अशोक ने दीक्षित जी पे लिखवाया है तो ये दोनों वकील अपना तय करेंगे। हाँ, यदि हमसे कोई मदद मांगते हैं उसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपलब्ध है, लेकिन जो कमजोरों को और निसहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता। उसमें अरविंद का सवाल ये है कि यहाँ कोई व्यक्तिगत की बात नहीं हो रही है कि ऐसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो चीजें हैं, क्या उसमें सामाजिक तौर पर एक वो नहीं होता है? सुनना नहीं चाहते हो? कानूनी व्यवस्था भारतीय संविधान में ये है कि जो सरकार बनाम मुकदमे उसकी सरकार पैरवी करेगी। जो पीआईएल दर्ज होती है, मेरी बात सुनिए चतुर्वेदी जी, जो पीआईएल दर्ज होती है वो आप दर्ज करते हो सामूहिक, जहां पर कोई डिस्टरबेंस आता, सामूहिक पीड़ा होती है। पीआईएल व्यक्तिगत आदमी लड़ता है। यदि पीआईएल लड़ने वाला व्यक्ति, पीआईएल करने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर अपने आप को सिद्ध करता है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क कानूनी सहायता देती है और हम उसको वकील भी निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। सर, यही उनका सवाल था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं तो सरकार क्या उसके लिए कुछ सख्त कानून लाएगी? ये सवाल चतुर्वेदी जी कहना चाहते थे। इन्होंने इंटरनेट मीडिया के संबंध में बात की है, ये विषय सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, उसके लिए मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इस बात को दूंगा कि उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कानून इतना सख्त हो कि किसी को हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करने का मौका न दिया। देखिए, किसी भी स्थिति में भारतीय संस्कृति को छेड़छाड़ करने की अनुमति यही सवाल हमारा कानून नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति करता है और मुझे सूचना आती है तो हम सरकार ऐसे मामले में खुद पहल करके मुकदमे चला करके कार्रवाई कर सकते हैं। ब्रिजेश जी, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि मिर्जापुर वेब सीरीज, जिसको आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर नहीं देखा है तो इसलिए देखिए क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आपकी बहुत ही गहरी आस्था है मां में, मैं ये जानता हूं, लेकिन अगर उस जगह को कोई बदनाम करे करके तो मैं समझता हूं कि उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब पूरा विषय हमने देखा नहीं, एक बार देख ली तो बात करेंगे। सर, एक सवाल मैं भी लेना चाहती हूँ, महिलाओं से जुड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना काल में कई समस्या महिलाएं को भी आई। ऐसे में बीते 4 से ज्यादा सालों में योगी सरकार ने लैंगिक समानता में बढ़ोतरी की रेट को जिस स्तर पर पहुंचाया, कहीं ना कहीं वो घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर सभी ने अडेप्ट कर लिया। ऐसे में महिलाएं जो वर्किंग थी वो भी वर्किंग फ्रॉम होम है, और ऐसे में वो ऑप्ट आउट कर रही हैं क्योंकि परिवार की जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर है उससे वो ज्यादा महत्वता दे रही है, जो कि बहुत वाजिब भी है। सवाल सर ये है कि कानून में खास तौर पर वर्क कल्चर को लेकर क्या आने वाले समय में किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कि जो असमानता अब यहाँ पर देखने को मिल रही, इम्बैलेंस आ गया है पुरुष और महिलाओं के बीच वर्किंग फ्रॉम होम कल्चर को लेकर, क्या उसको एक बार फिर से बैलेंस बिठाने? देखिए, मैं हमारी सरकार में और कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि महिलाएं बराबरी से काम नहीं कर सकती। अब तो सेना का जहाज भी उड़ा रही हैं और हम लोगों से प्रयास करते हैं, बराबर काउंसलिंग करते हैं। ये सामाजिक चेतना का विषय है, सामाजिक व्यवस्था का मामला है। हम सभी सामाजिक संस्थानों से अपील करते हैं कि सब लोग इस बात की भावना को आगे बढ़ाएं कि माताओं बहनों को भी बराबर काम करने का अवसर बिल्कुल यही सवाल भी सर मेरा था, क्योंकि वर्किंग फ्रॉम होम मिल गया है। ऐसे में महिलाएं ये सोच रही हैं कि परिवारों की जिम्मेदारियां हैं तो उसे पहले वहन कर लिया जाए और वर्क फ्रॉम होम बाद में कंटिन्यू कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम एक बार फिर से उस दौर में लौट रहे हैं जहां पर संघर्षरत थी हम काम करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। अब जब नौकरियां भी मिल गई, लेकिन कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया, तो मेरे को यही समझना था आपसे कि क्या किसी प्रकार का बदलाव, चूंकि आप कह रहे हैं कि सामाजिक कानून इस विषय में अभी कुछ नहीं है, ये तो आपके इंटरप्रेन्योर पर निर्भर करता है। आपके जो कर्मचारी कंपनी के हैं, अधिकारी, वो तय करेंगे कि आपको घर से काम लेना चाहते हैं कि ऑफिस बुलाना चाहते हैं। ठीक है, एक सवाल इसी से मैं जुड़ा, चूंकि मैं बार बार फोकस कर रहा हूं और हमने कोरोना में स्वास्थ्य से लेकर कानून पर तमाम तरह की चर्चा की। ये जो सेक्टर है और खासतौर से अगर हम अधिवक्ताओं को देखें, एक लंबा इतिहास हमारा रहा अधिवक्ता समाज का इस देश को आजाद कराने से लेकर अब तक में। बीच में एक दशक खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर मैं महसूस करता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि वहां पर एक तरीके से सिर्फ टाइम पास हो गया था कि लॉ की हमें शिक्षा लेनी है और फिर रहना है। अब आज के दौर में अब परिस्थितियां बदली हैं, क्या परिस्थितियां बदली हैं? जो भी और युवाओं के लिए कुछ अलग तरीके जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं लॉ बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ रहे हैं।
5 वर्षीय कोर्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के पैमाने पर अगर उनको हम खड़ा करेंगे तो भारत की छवि को एक नए रूप में दिखाने का काम करेंगे। हम बच्चों के प्रति जो मिलते हैं, मुझे बहुत उनसे प्रति लगाव होता है, उनसे बात करके कि हमारे वकील अब पूरी दुनिया में किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें, लखनऊ में ही बात कर लें, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लोहिया का जिक्र कर लें, या फिर और भी है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही शानदार। पिछले दिनों में उनका ग्राफ एक तरीके से लगता था कि गिरता जा रहा है, लेकिन अब उसमें बहुत अच्छा सुधार दिखाई देता है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। नए कोर्सेज को सरकार कैसे सपोर्ट कर रही है? हमारी सरकार प्रतिबद्ध है उच्च शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए। चलिए ब्रिजेश जी, मैं आपको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने कीमती समय निकाला और खास तौर पे सवाल लेना चाह रहे हैं। एक सवाल जी पूछे। मैं अधिवक्ता हूं ललित मिश्रा जी। मेरा एक सवाल है। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं मंत्री जी को कि न्यायपालिका पर प्रदेश सरकार में कई अच्छे काम हुए। यहाँ लोकल की एक समस्या है मोहनलालगंज में, यहाँ मुंसिफ कोर्ट नहीं है, जिसके लिए हम लोगों ने काफ़ी दिनों से मांग कर रखी है। तो मैं चाहता हूँ इसके संबंध में मैंने मंत्री जी को एक कार्यक्रम के दौरान अवगत भी कराया था, कुछ लिखा पढ़ी भी हुई थी। अभी तक मुंसिफ कोर्ट मोहनलालगंज में नहीं बनी है, तो हमारी मांग है आपसे कि यहाँ मुंसिफ कोर्ट बनवाई जाए। मोहनलालगंज में मुंसिफ कोर्ट मुंसिफ कोर्ट का आपका जो पत्रावली शपथ ग्रहण में 2 वर्ष पहले मैं आया था, मुझे मिली थी, उस पत्रावली को माननीय उच्च न्यायालय को हमने भेजा है। और चूंकि मुंसिफ कोर्ट कहाँ खुले उसका फैसला हमारी संस्तुति होती जरूर है, लेकिन उच्च न्यायालय में एक कमेटी है वो करती है, तो उसमें कमेटी में मामला विचाराधीन है और रिमाइंडर लगातार हम भेज रहे हैं। और मोहनलालगंज से कई तहसीलों का मामला लंबित है। मुझे उम्मीद है कि उच्च न्यायालय शीघ्रता से इस पर विचार करके हमारा काम करेगा। भाई देखिए, पाठक जी का आश्वासन है कि जो है मोहनलालगंज में मुंसिफ कोर्ट खुले, इनके मन में हमारी संस्तुति है, संस्तुति के साथ हमने उच्च न्यायालय को लिखा है। सर, इसकी बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में, मैं जानता हूं, और सुदूर से लोग आते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भटकते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा प्रयास करिए, जिससे हम लोगों को हम पूरा प्रयास करें। बहुत बढ़िया वकील साहब, आपको बहुत धन्यवाद। और मैं ब्रिजेश जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत सारे हमारे सवालों के बेबाक जवाब दिए। और मैं समझता हूं कि अब हमारा अगला सेशन जो है बिल्कुल आगे हम सत्र को बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, रंजनभाई सहयोगी मंच पर आप आ जाएं। और बहुत शुक्रिया एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मंत्री जी, साथ ही आप दोनों का भी शुक्रिया। इस पूरे सत्र के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को उठाया गया और बहुत ही बेबाकी से ब्रिजेश जी ने उनके जवाब भी दिए हैं। आप सभी ने जो सवाल उठाए हैं और पूरी उम्मीद के साथ और आश्वासन भी उन्होंने दिया है, और उम्मीद है कि जो जवाब हैं आप उनसे संतुष्ट होंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक बार फिर से लौटेंगे एक और महत्वपूर्ण सत्र के साथ।